जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम आर्मी जीडी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसके 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा ये सेट नंबर 5वां। तो देखते हैं 5वें सेट का हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनके अगर हम जन्म की बात करें तो ये नेपाल की एक जगह है। नेपाल देश जो है वर्तमान में काठमांडू जिसकी राजधानी है, तो नेपाल में एक जगह लुम्बिनी, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। और इनकी जो मृत्यु की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी भारत में एक जगह कुशीनगर है। कहाँ पे? कुशीनगर। और इनके अगर हम पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम था महामाया, जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी गौतम बुद्ध का जन्म होने के बाद। फिर इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण किया था, जिनका नाम गौतमी था, महामाया। और अगर हम बात करें इसमें इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था तो बिहार की एक जगह है बोध गया, जिसको बोध गया नाम से जाना जाता है। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और अगर हम बात करें तो इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम है क्या है? राहुल पुत्र। तो ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। और उनसे रिलेट ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारे पास। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? किस वेद में मिलता है? क्या है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अगर गायत्री मंत्र के उल्लेख की हम बात करें तो कौन से वेद में मिलता है ये? ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो कि सभी को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा होगा? बुध। जैसे मान लिया जाए हम बनाते हैं यहाँ पे नज़दीक का ग्रह, ये सूर्य है। सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है कौन सा है? बुध है। और ग्रह कहलाते क्या है? किसे कहते हैं? ग्रह। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह। तो बुध आता है, बुध के बाद फिर क्या आता है? शुक्र आता है। शुक्र कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है? बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी। फिर कौन सा आ जाता है? मंगल। तो इसी तरह से अगर हम सबसे बाद के ग्रह की बात करें इसमें तो वो आ जाता है सबसे बाद में, बीच में वरुण, शनि ये आते हैं, बृहस्पति, अंत में आता है वरुण। तो ये ध्यान रखना है, सबसे बाद सबसे दूर के ग्रह की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? वो वरुण। और सबसे नज़दीक के ग्रह की बात करें तो कौन सा होगा? बुध। और सबसे सौरमंडल का ये जो सबसे बड़ा ग्रह जो होगा उसकी अगर हम बात करें तो वो कौन सा होगा? बृहस्पति। तो ये ध्यान में रखना है अपने को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो कौन सा होगा? बुध। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये पहले राष्ट्रपति है जो 2 बार रहे थे अपने पद पर।
2 कार्यकाल में रहे। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्लवी। और अगर वर्तमान के राष्ट्रपति की हम बात करें तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और इनसे जो पहले थे वो कौन थे, रामनाथ कोविंद। तो ध्यान में रखना है ये। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो थी प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसरो का पूर्ण रूप क्या है। इसरो का पूर्ण रूप बताना है और साथ में इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी हम देखते हैं। हेड क्वार्टर की भी बात करते हैं, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे था, कहाँ पे है। इसरो जो है इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी, 1969 में। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये है बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। तो ध्यान रखना है ये आपको। प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये जीता था वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वप्रथम भारत रत्न कब दिया गया था। तो सर्वप्रथम अगर हम भारत रत्न की बात करें कब दिया गया था, तो ये दिया गया था वर्ष 1954 में सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। और ये एक साथ 3 लोगों को दिया गया था। आपको कमेंट्स बॉक्स में उन तीनों का नाम लिखना है, वो 3 व्यक्ति कौन थे, क्योंकि पिछले सेट में भी शायद क्वेश्चन ये आया था कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था। तो ये दिया गया था कब, 1954 में दिया गया था सर्वप्रथम 3 लोगों को साथ में। उनमें से एक व्यक्ति का नाम तो मैं बता भी दे देता हूँ आपको, कौन, ये डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्लवी को मिला था। और इनके साथ में 2 व्यक्ति और थे, उनमें से एक वैज्ञानिक थे। तो इनके नाम आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो अगर हम बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें, जो काम सरकार के हाथ में आता है, जो सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक क्षेत्र, और निजी क्षेत्र, निजी कंपनियां भी जिसमें होती है, निजी क्षेत्र का भी वो भी सह अस्तित्व में होती है। तो ऐसे जो अर्थव्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन, आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद नेवी में निम्नलिखित में लिखित किस रैंक के समकक्ष है। देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इसका आंसर रहेगा सब लेफ्टिनेंट। क्या होगा, सब लेफ्टिनेंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जो महाद्वीप है हमारे साथ, उसमें एशिया का क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर में बताना है कि लगभग कितना है। अगर हम बात करें महाद्वीप में, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे टोटल कितने, 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा है कौन सा, एशिया।
और एशिया के बाद अगर हम बात करें इससे छोटा कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आ जाएगा अपना उत्तर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इससे फिर छोटा होगा दक्षिणी अमेरिका। तो कितने हो गए ये 4। इसके बाद आ जाएगा अंटार्कटिका। फिर क्या है, यूरोप। और सबसे छोटा महाद्वीप आ जाएगा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे टोटल 7 महाद्वीप है। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। हमसे क्वेश्चन किया गया है एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका लगभग क्षेत्रफल है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध है रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और महात्मा गांधी ने इनको, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या, गुरुदेव की उपाधि दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर की जो बुक है गीतांजलि, उसी से क्या लिया गया है, जो हमारा राष्ट्रगान है। और इसके बाद हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसके लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, भारत की संविधान सभा के अस्थाई सभापति कौन थे। भारत की संविधान सभा के अस्थाई सभापति कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो संस्कृत व्याकरण के अगर जनक की हम बात करें तो वो कौन है, पाणिनि। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बल का मात्रक है। फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है, यूनिट ऑफ फोर्स। तो बल का हमें फार्मूला पता है, F बराबर क्या होता है, ma। और यहाँ पे m क्या होता है, अगर m की बात करें तो हम ये द्रव्यमान होगा और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। और a क्या है यहाँ पे, त्वरण। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देख लीजिए इसमें कौन सा है, ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये देखो आप सेम इसी तरह से ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगर एसआई पद्धति में इसके एक और मात्रक की हम बात करें, बल के मात्रक की, तो वो होता है न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन। और ध्यान रखना है इसमें रिलेशन क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। तो याद रखना है ये 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10⁵ ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। और बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे। किसने
प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था इनमें से? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, रोमर, न्यूटन, गैलीलियो, हाइगेंस। तो कौन था जिसने सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को मापा था? तो वो था रोमर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यदि किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि किसी पिंड को कहां से? चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका भार बढ़ जाएगा। देखो यहां पे एक रिलेशन याद रखना। ये मान ले जाए हमारी क्या है? पृथ्वी, और पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो ध्यान रखना, अगर कोई वस्तु यहाँ पे जैसे पृथ्वी पर 60 किलोग्राम की है तो इसका जो भार होगा वो चंद्रमा पर कितना होगा? पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा? 60 का अगर हम 1/6 निकालें तो कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। बात समझ में आ गई होगी आपको ये। तो ध्यान रखना, चंद्रमा से कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार बढ़ जाएगा, और पृथ्वी से चंद्रमा पर कोई वस्तु लेके जाएंगे तो उसका भार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल इस तरह से बना के दे दिया जाए कि जैसे चंद्रमा पर एक वस्तु, एक पिंड का जो वजन है वो 120 किलोग्राम है या फिर 120 न्यूटन है, उसको पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका वजन कितना होगा? तो पृथ्वी पर कितना होगा? ध्यान रखना, ये चंद्रमा पर 120 है, पृथ्वी पर लाएंगे तो ये और बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं चंद्रमा पर जो वजन होता है पृथ्वी के वजन का कितना? पृथ्वी के वजन का 1/6 भाग होता है ये। तो ये यहाँ पे आएगा तो कितना होगा? ये पृथ्वी के 1/6 के बराबर है 120, तो इसका गुना इधर जाके हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 छंग 72, मतलब 720 किलोग्राम हो जाएगा। कहाँ पे इसका वजन? पृथ्वी पे। तो रिलेशन याद रखना आपको। क्या याद रखोगे? पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का जो वजन होगा उसका 1/6 कहाँ पे होगा? चंद्रमा पे। चंद्रमा से पृथ्वी पर कोई वस्तु लाएंगे तो उसका वजन बढ़ेगा, और पृथ्वी से चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, अगला चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ऊष्मा विकिरण की गति होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऊष्मा विकिरण की गति होती है प्रकाश के बराबर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है या फिर उपयोग लिया जाता है? तो वो आएगा उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कण स्थायी होता है? तो अगर हम बात करें किसी पदार्थ में तो उसमें क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी स्थायी कण होते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ये सभी, इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो स्थायी कण में क्या आ जाएगा? ये सभी तीनों स्थायी कण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के प्रमुख संघटक का नाम बताइए, क्या है? तो एलपीजी के प्रमुख संघटक की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो सबसे हल्की गैस होती है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जो सबसे हल्की? तो वो कौन सी है? हीलियम। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखना है, सबसे हल्की गैस भी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? मतलब चुंबकीय क्षेत्र की हमें यूनिट बतानी है, इसका मात्रक बताना है चुंबकीय क्षेत्र का। तो वो है टेस्ला। क्या है इसका मात्रक? इसकी इकाई है क्या? टेस्ला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित प्रक्रिया में से किसके द्वारा धातुएं गर्म होती है? तो ऑप्शन क्या दिया है यहां पे, ध्यान रखना, ये चोलन नहीं चालन है, ये मिस्टेक हुई है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। क्या आएगा? चालन। तो क्या आएगा? चालन, संवहन, विकिरण या फिर विकिरण एवं संवहन। जो धातु होती है वो गर्म किसके कारण होती है, किस प्रक्रिया के कारण? तो ये 3 प्रोसेस होती है उष्मा के संचरण की। तो जो चालन होती है, जो ठोस होते हैं उसमें चालन प्रक्रिया होती है। जैसे मान ले जाए ये यहाँ पे आपके पास एक चूल्हा है जिसमें अपन ने आग लगाई है और इसमें एक राड, एक लोहे की छड़ या धातु की छड़ कुछ भी यहाँ पे रखी है। तो अब इसमें यहाँ पे इसमें चूल्हे में रखा है, ठीक है, ये चूल्हा है, इसमें ये राड रखी है। अब इसको गर्म करेंगे यहाँ पे, तो जो ये धातु की जो छड़ है वो यहाँ से यहाँ तक गर्म कैसे होगी? उष्मा का संचरण यहाँ से यहाँ तक जो हुआ इसमें, ये गर्म यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुई, तो जो उष्मा संचरण, उष्मा का जो संचरण हुआ किस विधि के द्वारा हुआ? संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा या फिर चालन के द्वारा? तो ध्यान रखना, ठोसों में जो संचरण होता है, उष्मा का संचरण होता है, वो चालन विधि द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पे अणु तो यहाँ से यहाँ तक जा नहीं सकता है। तो ये अणु एक दूसरे को, जैसे पहला अणु गर्म होगा फिर वो दूसरे को गर्म करेगा, तीसरे को गर्म करेगा, ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। तो कौन सी मेथड होगी? वो चालन विधि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगर इसकी जगह पे द्रव की बात कर ली जाए, कि जैसे अगर हम बात करें चूल्हे के ऊपर अगर हमने एक तपेली रख दी इस तरह से, और इसको अगर हम गर्म, इसमें जल भरा है, ये जल भरा है इसके अंदर, और इसको अगर हीट दें, गर्म करें नीचे से, तो ये जो अणु होंगे, देखना आप गैस पे तपेली रखना और उसमें पानी के अणु देखना आप, जैसे गर्म होंगे एक अणु यहाँ से उठेगा और यहाँ पे चला जाएगा, तो वो यहाँ से ये जैसे ही गर्म होगा और वो ऊपर जाता जाएगा, फिर यहाँ से अणु ये गर्म होगा, ये ऊपर जाता जाएगा। तो क्या होगा? ये विधि कहलाएगी क्या? संवहन विधि। ये कौन सी होगी? संवहन विधि। तो जो द्रव में उष्मा का संचरण होता है वो संवहन विधि द्वारा होता है, और गैस में अगर हम बात करें तो जो सूर्य से प्रकाश से जो आता है तो विकिरण के माध्यम से आता है प्रकाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? क्या है ऑप्शन हमारे पास? डीएनए, अमीनो अम्ल, आरएनए, नाइट्रोजन बेस। तो क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्न में से कौन सा परजीवी है? परजीवी कौन सा है? इनमें से प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो जूं, मच्छर, किलनी, तो ये सभी आ जाएगा। ये सभी क्या है? परजीवी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28वां। दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये आएगा क्या हमारे पास आंसर? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या आ जाएगा? लैक्टोबैसिलस इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो क्या है? गर्भाशय द्वारा, धमनियों द्वारा, गर्भनाल द्वारा या फिर एमनियोटिक सैक द्वारा। तो क्या आएगा? गर्भनाल द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा होता है 55%। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब ये क्वेश्चन होगा स्टार्ट काय के रीजनिंग के सीरीज का क्वेश्चन है,
और इन क्वेश्चनों को क्या करना है, पहले प्रत्येक क्वेश्चन को आपको खुद से सोल्व करके देखना है और सॉल्यूशन अगर उसका आंसर फिर चेक बाद में चेक करना है, पहले आपको इसको करके देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ऐसा नहीं है कि बस सोते हुए देखते रहोगे तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको पहले आपको सोल्व करके देखना है, कॉपी पेन चलाना है। क्या दिया गया यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना प्लस हुआ है 10, इसमें देखें तो 11 प्लस हुआ है, फिर से 10 प्लस हुआ है, फिर 11 प्लस हुआ है, फिर 10 प्लस हुआ है इसमें, अब फिर से कितना प्लस होगा 11। तो 89 में अगर 11 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 100, जो कि ऑप्शन बी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32वां क्या है हमारे पास। ये भी रीजनिंग से है। सादृश्यता नाम से एक टॉपिक होता है रीजनिंग में, एनालॉजी, उसी टॉपिक का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे ये डबल बिंदु आएंगे इस तरह से। डॉक्टर को नर्स कहा गया है, तो वैसे ही नेता डॉक्टर का रिलेशन नर्स से, उसी प्रकार नेता का किससे होगा। तो डॉक्टर जो अपना काम होता है वो किस पे करवाता है, वहाँ पे नर्स पे। जैसे मरीज को बोतल लगवाना हो गया, ये सारे काम कौन करते हैं, नर्स। तो वैसे ही नेता जो काम करवाते हैं, उनके पोस्टर लगवाना, फ़ोटो जगह जगह टंगवाना, वो सारे काम कौन करते हैं। जैसे आजकल जो विधायक वगैरह जो भी है उनके वीडियोस डालना, उनके स्टेटस लगाना, ये सारे काम कौन करते हैं, उनके कार्यकर्ता। कौन हो जाएंगे ये, उनके चापलूस कार्यकर्ता। तो नेता का रिलेशन किससे हो जाएगा, कार्यकर्ता से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न शब्द चुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न शब्द चुनिए। तो क्या हो जाएगा ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें अलग बताना है डिफरेंस क्या है। तो कपास, रेशम, ऊन, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इनसे क्या बनता है, कपड़ा। नायलॉन अलग हो जाएगा, ये डिफरेंस होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर नायलॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैदी से मिलने आने वाले एक युवक का परिचय। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो आपको सोल्व करना है पहले। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है। कैदी से मिलने, मतलब जेल में कैदी है, उस कैदी से मिलने आने वाले एक युवक का परिचय कैदी ने जेलर से कराया। मतलब जेल में एक जो व्यक्ति है उससे मिलने जो एक व्यक्ति आया, उसका परिचय उस कैदी ने जेलर से कराया। क्या कराया परिचय, उसने बोला कि यहाँ युवक जो आया है, जो उससे मिलने आया है, वो युवक, यहाँ युवक मेरे पिताजी के पुत्र का पुत्र है। मतलब ये हम मान ले कि जेल में ये व्यक्ति है एक, ठीक है, और वो बात कर रहा है एक दूसरे युवक की, कि एक दूसरा युवक जो उससे मिलने आया उसकी बात कर रहा है। ये युवक जो जेल में है वो इसकी बात कर रहा है, ये जो उससे मिलने आया है। जेलर को बता रहा है वो कि ये जो युवक है ये इसके पिता, मतलब मेरे पिता जो जेल में है, ये इसके पिता के पुत्र का पुत्र है ये। और इसका ये बोल रहा है जो जेल में है कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। तो मतलब ये अकेला पुत्र है इसके पिता का। तो जो मिलने आया वो उसका क्या होगा, वो उसका होगा पुत्र। क्योंकि क्या बोल रहा है वो जेलर से कि यह व्यक्ति जो मुझसे मिलने आया है ये मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। मतलब उसके ये इसके पिता का पुत्र ये खुद हुआ और उसका पुत्र ये है। तो इस व्यक्ति का जो जेल में है उसका ये व्यक्ति कौन होगा, जो मिलने आया ये उसका होगा पुत्र। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है। क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन है दिशा और दूरी का, रीजनिंग का। संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था, वहां अचानक 90 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब वहां किस दिशा के सम्मुख है। देखो किस दिशा में वहां जा रहा था, संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा था।
तो दिशा की अगर हम बात करें तो ये कौन सी दिशा होगी, ये पूर्व, पश्चिम और उत्तर और ये दक्षिण। ये उत्तर पूर्व हो जाएगी बीच में, और ये दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगी क्या, दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। तो वो किस दिशा में जा रहा था, दक्षिण पूर्व, मतलब इधर जा रहा था। वहां अचानक 90 डिग्री दाहिने, तो अब इधर जा रहा था तो उसका दाहिना किधर होगा, इधर 90 डिग्री यहां तक होगा, 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है। तो अब वहां किस दिशा के सम्मुख है, तो अब किस दिशा के सम्मुख है, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब ये क्वेश्चन मैथ्स से आ गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो और जिसके केवल और केवल कितने, 2 फैक्टर होते हैं, स्वयं से विभाजित होती है। तो अगर हम बात करें 2 की, एक तो ना भाज्य ना अभाज्य, क्योंकि उसका केवल एक फैक्टर होता है। तो 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3, 5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद अगर देखें 17, 17 के बाद 19। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्या है। हमसे पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ, इसको आपको भिन्न में बदलना है। तो पिछले सेटों में ऐसे हम सवाल कर चुके हैं, क्योंकि हर सेट में एक सवाल ऐसा आ रहा है भिन्न में बदलना, इसको जरूर करें आप सोल्व। क्या दिया गया है, 0.8 को साधारण भिन्न के रूप में बदलना है। तो क्या बनेगा, 0.8 का पॉइंट हटाएंगे, बटे में लगाएंगे 10, 2 चुक 8, 2 पंच 10, 4/5 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर खोलना है, जो कि पिछले सेट में भी आया था ये क्वेश्चन। क्या होगा इसका होल स्क्वायर का फार्मूला, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट ही बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहां कोण जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो उसे क्या कहते हैं। तो 0 डिग्री से 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, इन दोनों के बीच में जो कोण आता है वो कोण होता है न्यून कोण। और अगर कोण सिर्फ 90 डिग्री का ही हो तो वो कहलाता है समकोण, और 90 डिग्री से बड़ा कोण होता है तो वो अधिक कोण कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यून कोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40वां क्या है हमारे पास, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसको हम ए मान ले। तो इसकी भुजा कितनी दी हमें, 12 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 12 की होगी, समबाहु त्रिभुज है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है इसका √3/4 इंटू में a का स्क्वायर। तो इसमें मान रखेंगे √3 एज इट इज, बटे में 4 एज इट इज, और एक ही जगह पे रखेंगे 12। तो 12 गुणित 12 करेंगे, इसका वर्ग है तो 4 3 12, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 √3। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ग सेंटीमीटर, 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 41वां। क्या दिया गया है, यदि 0 से बड़ा या बराबर थीटा हो और 90 से छोटा या बराबर हो, तो इनके बीच में अगर हम बात करें तो टेन थीटा तथा कोट थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है।
तो टेन थीटा और कोट थीटा का जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि ये टेबल आपने देखी होगी जिसमें हमने ये वैल्यू लिखे थे पिछले, उसमें आया था साइन, कोश, टेन, और उसके बाद आ जाता है क्या, कोशेक, फिर सेक और कोट। जीरो से 90 के बीच की वैल्यू की बात हो रही है। 0, 30, 45, 60, 90। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0, 30 का होता है कितना, 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, और साइन 60 का होता है कितना, √3/2, साइन 90 का होता है 1। उसी तरह से अगर हम कोस की बात करें तो इसको पलट के लिखते हैं, 1 यहाँ जाएगा और √3/2, और ये हो जाएगा कितना, 1/√2, 1/2 यहाँ आएगा, 0 यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद अगर हम टेन की मान की बात करें तो इसको इससे भाग देते जाते हैं, तो 0 को 1 से भाग देंगे 0, और इसके बाद 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, और ये क्या होगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, √3, और 1 को 0 से भाग देंगे तो इन्फिनाइट। तो देखो टेन का न्यूनतम मान क्या आ रहा है, 0, बाकी अधिकतम तो क्या है, इन्फिनाइट। वैसे ही अगर हम कोट का पूछा है हमसे, तो कोट की वैल्यू के लिए टेन वाली वैल्यू को पलटते हैं, ये 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा इन्फिनाइट, ये √3 ऊपर पहुँच जाएगा 1, और ये √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा, और ये इन्फिनाइट है तो 1/इन्फिनाइट मतलब 0। तो देखो टेन का मान भी न्यूनतम मान क्या होगा, 0, और कोट का मान भी न्यूनतम मान क्या होगा, इसका 0। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोनों का जो न्यूनतम वैल्यू होगी, कम से कम वैल्यू, वो क्या होगी, 0। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम क्या दिया गया है, जो कि हमें बोर्ड मास से दिया है। इसको अगर हम सोल्व करें, क्या दिया हमें, 2 माइनस फिर ब्रैकेट 3 माइनस फिर ब्रैकेट 4 माइनस फिर 3 माइनस 2, और इसके ऊपर बार दिया है। इसको अगर सोल्व करें तो सबसे पहले बार सोल्व होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे बार का मतलब क्या होगा, हमें इस चिन्ह पे ध्यान नहीं देना है, तो पहले इसको ही करना है कि जो बार है इसके ऊपर 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। इसके बाद इसको अगर हम सोल्व करें तो 2 माइनस ये 3 माइनस 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3, और फिर 3 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 0। क्या बचेगा यहाँ पे, बस 2। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43वां। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है इनका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो एलसीएम क्या होता है, वहाँ छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः कट जाए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें, तो अगर हम बात करें 140 की, तो 140 12 से नहीं कटेगा, 140 नहीं होगा। इसके बाद इससे बड़ी वैल्यू हम देखते हैं क्या, 144, 144 36 से कटेगा, 24 या 72 24 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, और अगर हम 12 से काटे इसको तो 12 से भी कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, क्योंकि 12 से 12 बार में 12 का वर्ग होता है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 144। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो एलसीएम, 12 फिर 16 फिर 24 और क्या 36। इनको काटोगे आप, सबसे पहले 2 से काटोगे, फिर जिससे ये लास्ट में 1 1 तक पहुंच जाना चाहिए, और इधर जो भी संख्या आएगी उन सबका गुना कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 44वां क्वेश्चन है, 36% का भिन्न में बदलना है। ये परसेंटेज दिया है 36%, इसको हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, 100। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 4 से कटेगा 4 नाम 36, और ये 4 से कटेगा 25 बार में, तो 9/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45वां देखें आप। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमें कितना दिया है, 500 रुपये, और विक्रय मूल्य दिया है कितना, 750। तो हमें लाभ बताना है, लाभ प्रतिशत भी नहीं। सीपी कितना दिया, 500,
रुपये, और एसपी हमें कितना दिया, सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो 750। तो कितने रुपए का लाभ हुआ यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको 250 रुपये का लाभ हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर लाभ प्रतिशत पूछते हैं यहाँ पे तो क्या होता, 250 ऊपर रखते बटे में 500 इंटू में 100, तो 250 दून 500 और 2, ये क्या हो जाएगा फिर 2 5 10, तो 50% आंसर आ जाता। अगर लाभ प्रतिशत पूछते तो सिर्फ लाभ पूछा है तो 250 रुपये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 46वां देखें आप। किसी विद्यार्थी के हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांक क्रमशः क्या है, 60 70 80 है। तो उसके औसत प्राप्तांक बताने हैं। कुछ नहीं करना है, बस एवरेज निकालना है हमें इनका। तो बिल्कुल आसान है एवरेज निकालना, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। जितनी भी संख्या दी है सबका योग करेंगे और उनसे भाग दे देंगे तो क्या आ जाता है, औसत। तो जोड़ते हैं 60 + 70 + 80 बटे में क्या आएगा, 3, क्योंकि 3 संख्या है। तो कितना हो जाएगा, अगर इनको हम जोड़े तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 6 को जोड़ दें तो 21, 210। इसको भाग देंगे 3 से, 3 7 21, तो कितना आ जाएगा 70। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47वां क्या है हमारे पास अब। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। मतलब अगर हम किसी संख्या का वर्ग करें तो उसका यूनिट प्लेस क्या हो सकता है वो हमें देखना है। तो बस 10 तक संख्या आप का वर्ग करके देखना है, क्योंकि 1 का वर्ग करते हैं इकाई के स्थान पे 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पे 4 आता है, 3 का करते हैं तो 9 आता है, 4 का करते हैं तो इकाई के स्थान पे 16, मतलब ये 6 आता है। ठीक है, और अगर 5 का करें तो इकाई के स्थान पे यूनिट प्लेस पे 5 आता है, 6 का करने पे क्या आता है 36, मतलब ये 6 आएगा इकाई के स्थान पे। 7 का वर्ग करें तो 49, कितना आएगा 9, और 8 का करें तो 64, और 9 का करें तो कितना आएगा 81, मतलब 1, और 10 का करें तो कितना आएगा 100, इकाई के स्थान पे क्या आएगा 0। अब बस 10 तक ही चेक करना रहता है, इसके बाद तो क्योंकि अगर हम 11 का वर्ग करें इकाई के स्थान पे अगर यहाँ पे 1 आ गया तो जो यहाँ पे आ रहा है 1 वो यहीं पे आएगा, 121 आएगा, ये 1 ही आएगा। तो अब देखो 1 से 10 तक ऐसी कौन सी संख्या जो इधर इकाई के स्थान पे नहीं आई है इसमें से। तो एक तो हमें 2 कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है इधर वर्ग करने पे, और एक 3 नहीं मिल रहा है, और एक 7 नहीं मिल रहा, और एक 8 नहीं मिल रहा। तो ये 4 संख्या नहीं आ सकती कभी भी इकाई के स्थान पे, बाकी सब आ सकती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कौन सी संख्या आ सकती है, कौन सा अंक, तो 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब। 48वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 400 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करता है तो 2 वर्ष के उपरांत कितना ब्याज मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज 400 रुपये का। तो एसआई का फार्मूला होता है, क्या होता है एसआई का फार्मूला, एसआई इक्वल टू होता है P × R × T बटे में 100। तो प्रिंसिपल कितना है 400, रेट कितनी है 6%, टाइम कितना दिया 2 वर्ष, बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 6 दून 12, 12 चूक 48, तो 48 रुपये आ जाएगा ब्याज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 5 रुपये का 5 पैसे से अनुपात होगा, रेशियो बताना है। 5 रुपये का अनुपात किससे बताना है, 5 पैसे से। तो दोनों अनुपात अगर निकालेंगे तो दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए। एक तो क्या 5 रुपये है का अनुपात 5 पैसे से, तो या तो पैसे को रुपए में बदलेंगे या रुपए को पैसे में बदल लेंगे। रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये बदल गया 500 पैसे में अब, और ये 5 पैसे। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है, पैसे से पैसे कैंसिल, और फिर 5 एकम 5, 5 धाम, ये 5 एकम 5 कितनी 100, तो 100 अनुपात 1 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास का।
90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है। चाल क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 18 × 90 तो क्या आ जाएगा 5 × 25 मीटर पर सेकंड। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। तो ये आज हमारे इसके 5 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और आपको कमेंट्स ज़रूर करना है किस पोर्शन में दिक्कत आ रही है मैथ्स में, या फिर जीके के कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से। जो 50 क्वेश्चन है इसका सेट आप ये कंप्लीट, हर क्वेश्चन को आपको पहले खुद से देखना है और फिर लास्ट में जाके आकलन करना है कि अपने टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। उनको कमेंट्स में आपको लिखना भी है और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि सारे वीडियो आपके पास आ जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।